आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में, जो कि वन ऑफ द प्रोमिनेंट ब्रिटिश सोशल थिंकर थे 19th सेंचुरी के, जिन्हें सेकंड फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता था। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में है इसी लेक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जिनको आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हाय, माय नेम इज स्वीटी परवीन एंड यू आर वाचिंग क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म अप्रैल 27, 1820 में डर्बी, इंग्लैंड में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। और उनके 9 भाई बहन थे और 9 भाई बहनों में से सबसे बड़े हर्बर्ट स्पेंसर थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सभी भाई बहन की इनकी डेथ हो गई, और जिसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि परहैप्स यही एक रीज़न रहा होगा कि उन्होंने जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट रखा था वो यहीं से लिया गया था। स्पेंसर काफ़ी बीमार रहते थे, इस वजह से उन्हें कभी स्कूल नहीं जाने का मौका मिला, और उनके जो स्टार्टिंग की जो पढ़ाई थी, उनकी जो कंप्लीट पढ़ाई थी, वो उनके फादर और उनके अंकल ने ही करवाई। उन्हें किसी भी तरीके की सिस्टमैटिक ट्रेनिंग नहीं मिली, लेकिन फिर भी बहुत आउटस्टैंडिंग ट्रीटीज उन्होंने बायोलॉजी और साइकोलॉजी में लिखी थी। 1851 में उन्होंने जाकर अपनी पहली किताब पब्लिश करी, जिसका नाम सोशल स्टैटिस्टिक्स रखा गया, लेकिन जिसके अंदर उन्होंने अपने सोशियोलॉजिकल थ्योरी के जो कोर आइडियाज हैं उनको प्रेजेंट किया। बट काफ़ी सोशल थिंकर्स उन्हें सोशल स्टैटिक्स जो टर्म उन्होंने यूज़ करी उसकी वजह से उन्हें एक्यूज करते हैं कि उन्होंने ये ऑगस्ट कॉम्टे के जो सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट था, जहाँ पर उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी दो तरीके की होती है, एक स्टैटिक सोशियोलॉजी और दूसरी डायनामिक सोशियोलॉजी, तो वहाँ से उन्होंने ये जो है कॉन्सेप्ट चुराया है। लोगों ने उनको ऐसे बोला कि आपने कॉम्टे के आइडियाज़ को प्लेजराइज किया है, लेकिन स्पेंसर का कहना था कि वो हार्डली ही ऑगस्ट कॉम्टे को जानते हैं और उन्होंने किसी तरीके का कोई आइडिया नहीं चुराया। हालांकि उन्होंने पहले इस किताब का जो टाइटल है वो डेमोस्टैटिक्स रखा था, लेकिन ये डेमोस्टैटिक्स कोई और नाम यूज़ कर चुका था, इस वजह से इन्हें शिफ्ट होकर इसे सोशल स्टैटिक्स नाम देना पड़ा। हर्बर्ट स्पेंसर चार्ल्स डार्विन की बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जो कि 1859 में रिलीज हुई थी, उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। उन्होंने डार्विन के जो इवोल्यूशन की जो थ्योरीज है उससे काफ़ी सारे आइडियाज़ लिए थे, और उनका कहना था कि जो नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है उस वो ही पहले हैं जिन्होंने इन टर्म्स को डिस्कवर किया। लेकिन इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस ये था कि जो चार्ल्स डार्विन थे उन्होंने अपना ये नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो ऑर्गेनिज्म पर बेस करा था, और जो स्पेंसर थे उन्होंने ये सोसाइटी के रिस्पेक्ट में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन की बात करी थी। इसीलिए स्पेंसर को सोशल डार्विनिस्ट भी कहा जाता है। स्पेंसर ने इस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी, जो कि उन्होंने 1864 में पब्लिश करी थी, उसमें इसका जिक्र किया था। अब बात करते हैं इवोल्यूशनरी डॉक्ट्रिन की। स्पेंसर के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन जो है वो की कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड को समझने के लिए। अगर आपको वर्ल्ड को समझना है और उसके अंदर के ह्यूमन बींग्स को समझना है तो आपको इवोल्यूशन जानना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई भी सोसाइटी है किसी भी तरीके का चेंज लाती है तो वो 3 तरीके के चेंजेस उसमें उनको देखने को मिलते हैं। पहला कि अगर किसी भी तरीके का फिजिकल स्टफ में चेंज होगा तो वर्ल्ड में भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। सेकेंड थिंग उन्होंने बोला कि हर एक चेंज का अपना एक अलग पैटर्न और ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज है। और तीसरा उन्होंने बोला कि हर एक पैटर्न टाइम के साथ साथ खत्म होता जाता है और फाइनली वो डिसॉल्व हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है सोशल चेंज का, वो उस प्रोसेस में सोसाइटी जो है सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की ओर बढ़ जाती है, इनडेफिनेटनेस से डेफिनेटनेस की तरफ बढ़ जाती है, अनडिफ्रेंशिएटेड से स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ जाती है, और अनस्टेबल कंडीशन से वो स्टेबल कंडीशन की तरफ बढ़ जाती है। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर, उन्होंने कहा कि जो इवोल्यूशन होता है सोसाइटी का वो 2 तरीके से होता है। पहले तो सिंपल सोसाइटी से कंपाउंड सोसाइटी की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा मिलिट्री सोसाइटी से या मिलिटेंट सोसाइटी से हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ बढ़ते हैं। तो जानते हैं सिंपल सोसाइटी और कंपाउंड सोसाइटीज में क्या फ़र्क है। तो सिंपल सोसाइटीज़ की जब हम बात करते हैं तो हम बहुत प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की बात करते हैं, जहाँ पर कोई किसी भी तरीके की कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, किसी भी तरीके का डिफ्रेंशिएशन नहीं था, और यहाँ पर बहुत स्मॉल और नोमैडिक और अनस्टेबल रिलेशनशिप देखने को मिलता था। तो इसके एग्जाम्पल हैं एस्किमोज, फ्यूजियंस या गुयाना ट्राइब्स, ये सभी जो है वो सिंपल सोसाइटीज़ के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद बात करते हैं हम कंपाउंड सोसाइटीज़ की। तो जब बहुत सारे सिंपल सोसाइटीज मिल जाते हैं तो वो कंपाउंड सोसाइटी का फॉर्मेशन करते हैं, और जिसे हम क्लैन सोसाइटी भी कहते हैं। डबली कंपाउंड सोसाइटी के अंदर क्या होता है, जब बहुत सारे कंपाउंड सोसाइटी जो होती है वो मिलकर एक ट्राइब या ट्राइबल कम्युनिटी का फॉर्मेशन करती है, उसे हम डबली कंपाउंड सोसाइटी कहते हैं। और उसके बाद बात करते हैं ट्राइबली कंपाउंड सोसाइटी की। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ट्राइब्स हैं वो नेशंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो ट्राइब्स जो है ऑर्गेनाइज होकर नेशन में कन्वर्ट होती हैं। तो आज की जो हमारी वर्ल्ड में, हम प्रेजेंट वर्ल्ड में जो रह रहे हैं, तो ये ट्राइबली कंपाउंड सोसाइटी है।
सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में उन्होंने बात करी मिलिटेंट सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी की। तो जानते हैं कि मिलिटेंट सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में डिफरेंस क्या है। मिलिटेंट सोसाइटी एक तरीके की सोसाइटी है जहां पर ऑफेंसिव और डिफेंसिव मिलिट्री एक्शन को देखा जा सकता है। तो जानते हैं जैसे पुराने टाइम पर हर एक चीज के लिए वॉर होती थी, तो वो तरीके की जो सोसाइटी थी हम उन्हें मिलिटेंट सोसाइटी कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या था कि कंपलसरी कॉपरेशन था, क्योंकि जब कह सकते हैं कि मोनार्की वाला सिस्टम था, जैसे राजा ने अगर कोई बात कही उन्होंने, या फिर जिसने भी उस कंट्री या उस स्टेट को जीता है, उस नेशन को जीता है, वो जो भी बोलेगा आपको उसको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ह्यूमन रिलेशनशिप था सोसाइटी के अंदर वो कंपलसरी कॉपरेशन की बात करता है, और साथ के साथ हाईली सेंट्रलाइज पैटर्न ऑफ अथॉरिटी देखने को मिलता है। जो सेंट्रल जो अथॉरिटी है या सोशल कंट्रोल है वो एक पर्सन के हाथ में रहती है, या आप उसको मोनार्की सिस्टम जिसे कह सकते हैं। तो वहाँ पर उन जो सेंट्रलाइज पैटर्न ऑफ अथॉरिटी हमको देखने को मिलती है। एंड उसके बाद क्या हम देख सकते हैं मिलिटेंट सोसाइटी के अंदर कि बहुत ज़्यादा रिगरस डिसिप्लिन हम उसमें देख सकते हैं। वहाँ पर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिलीजियन का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, वहाँ पे मिथ्स और बिलीफ्स थे काफ़ी तरीके के। एक बहुत ही रिजिड सोसाइटी हम देखने को हमें मिलती थी, एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी हमको देखने को मिलती थी मिलिटेंट सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी की। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या होता है, जब मिलिटेंट सोसाइटी से ही थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो मेनली फोकस रहता है वो ह्यूमन प्रोडक्शन और वेलफेयर की बात करता है। इसके अंदर वॉल्यूंट्री कॉपरेशन होता है, जैसे वहां पर क्या था मैंडेटरी कॉपरेशन की बात करते हैं, यहाँ पर ऐसे मैंडेटरी कॉपरेशन नहीं है लेकिन वॉल्यूंट्री कॉपरेशन की बात करते हैं। और यहाँ पर हम पर्सन के राइट्स की बात करते हैं, और इसमें क्या है फ्री एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी इस तरीके से काम करती है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एनालॉगी क्या होता है। तो आपके पास एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से सोशल थिंकर थे जिन्होंने सोसाइटी को एक ऑर्गेनिज्म से कंपेयर किया था। तो वो हर्बर्ट स्पेंसर थे जिन्होंने सोसाइटी को एक ऑर्गेनिज्म से कंपेयर किया था। उन्होंने कहा कि जैसे एक सोसाइटी के अंदर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे रिलीजन हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, ये सारे क्या डिफरेंट डिफरेंट एंटाइटीज हैं जो कि कंबाइनली मिलकर एक सोसाइटी का फॉर्मेशन करते हैं। और जैसे और वैसे ही ऑर्गेनिज्म जो होता है, ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है, बट कंबाइनली जो है वो एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसी तरीके से सोसाइटी और ऑर्गेनिज्म को उन्होंने कंपेयर किया। उन्होंने कहा कि अगर हम बात करते हैं कि अगर मैं इंडिविजुअल एंटाइटीज की बात करती हूँ किसी एक सोसाइटी के अंदर, तो उनका जितना भी काम होगा जब वो कलेक्टिवली आ जाएंगे तो उनका जो रोल है वो एक इंडिविजुअल से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। आप इस एग्जाम्पल से बेहतर समझेंगे कि अगर ईंट, पत्थर, सीमेंट और ये सारी चीज़ें मिलकर ये अपना अलग अलग इनका इंडिविजुअल रोल है, लेकिन ये सारे जब कंबाइन हो जाते हैं और एक घर का फॉर्मेशन करते हैं तो उनके इंडिविजुअल रोल से जो उन्होंने घर बनाया है वो रोल बहुत ज़्यादा उन्होंने प्ले किया है। तो इसी तरीके उन्होंने समझाया कि एज ए सोसाइटी एज एन एंटाइटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर हम उसके इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस को देखें तो उसके कंपैरिजन में अगर वो इंस्टीट्यूशन आपस में जुड़ जाते हैं, इंटर डिपेंडेंट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, तो वो एक उसका जो रोल है वो उनके इंडिविजुअल फंक्शन से ज़्यादा काम करती है। अब हम बात करते हैं कि स्पेंसर के कुछ मेन वर्क्स के बारे में। तो इन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखी, जैसे कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स जो कि 1862 में इन्होंने लिखी, फिर प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी जो कि 2 वॉल्यूम्स में आई थी, 1864 से 1867 में आई। फिर द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी को 1855 के अंदर आए। द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के 3 वॉल्यूम्स में आई, 1876 से 96 तक इसका ड्यूरेशन रहा पब्लिश करने का। द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स 2 वॉल्यूम्स में आई, 1892 से 1993 में। डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी 2 वॉल्यूम्स में आई, 1873 से 94 में। इसके अलावा उन्होंने पॉलिटिकल और सोशल मैटर्स पर भी कुछ बुक्स लिखी। लेक्चर के एंड में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देने वाली हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज हर्बर्ट स्पेंसर बेस्ट नोन फॉर? लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, डेवलपिंग द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या टाइप्स ऑफ सुसाइड। Second question है which of the following concepts is associated with Herbert Spencer's social theory? Survival of the fittest, theory of relativity, law of gravity या atomic theory. Next question है Herbert Spencer coined the phrase survival of the fittest in his work titled Principles of Psychology, The Descent of Man, Principles of Biology, The Origin of Species. Fourth question is according to Herbert Spencer, societies evolve through a process of revolution, devolution, natural selection या random chance. And the last question is Herbert Spencer's
Concept of organic analogy compares society to a machine, a living organism, a computer program, a geological formation. तो आपको इन सभी के आंसर्स मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देने और अपना स्कोर बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है. आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड मैंने इस वीडियो का टारगेट रखा है कि एटलीस्ट मुझे इस वीडियो में 10 लाइक्स तो ज़रूर मिलेंगे, सो दैट आई ऑल्सो गेट मोटिवेटेड कि मुझे नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लाना है, क्योंकि आप लोग भी इंतजार करते रहते हैं. सो एटलीस्ट मुझे इस वीडियो में आप 10 लाइक दीजिए, तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ. टिल देन, बाय.